आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का जो अगला पाठ है, 5वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके द्वारा रचित दो कविता है, उत्साह और अट नहीं रही है। इन दो कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि सर्वविदित है, हम सबको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो छायावादी कवि है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के सशक्त कवि हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे, धनी थे। उनका उपनाम निराला उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचायक है। जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य मेदिनीपुर, बंगाल में सन 1899 में हुआ था। कुछ लोग 96 मानते हैं और कुछ 99 है, तो जो आपकी बुक में है वो आपको उत्तर लिखना है। वे मूलतः गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। उन्हें शैशव में माता का वियोग तथा यौवन में पत्नी का वियोग सहना पड़ा। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़कर रख दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फिर है साहित्यिक परिचय। तो देखिए, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, वेला, गीत गुंज आदि। उपन्यास देखिए, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। रेखा चित्र, कुल्लीमार, बिल्लेसु बकरीहा। और कहानी संग्रह देखिए, लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, निराला। रचनावली में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। फिर है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता में देखिए, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि रहे हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट चित्रण तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण ही कविता में भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग हुए हैं। रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। उसके बाद में देखिए, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति तथा शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव विद्यमान है। उनके काव्य में समाज प्रधान भाषा का प्रयोग है। उनकी भाषा में कोमलता और कठोरता दोनों का समावेश है। फिर देखो, आज हम निराला द्वारा रचित जो दो कविता है, अट नहीं रही है और उत्साह, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। उत्साह के शब्दार्थ देखिए, घनघोर, घोर, घनघोर, घनी, धरातल, धराधर जिसे कहते हैं, धराधर, बादल, ललित, सुंदर, बाल, बालक, नूतन, नई या नया, विकल जो बेचैन है, उन्मन जो मन जब अनमना सा हो जाता है, विश्व, संसार, निदाग, गर्मी, धरा, पृथ्वी। इसमें देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धारो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी जो प्रस्तुत काव्यांश जो है वो पाठ्य पुस्तक
क्षितिज के भाग 2 के प्रथम खंड का पद्य भाग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता से लिया गया है। और इस काव्य में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है, बादल ही मनुष्य के जीवन में नई कल्पना एवं उत्साह उत्पन्न करने का कारण है, कि बादल जो है वो मनुष्य के मन में नई कल्पना और उत्साह जो है वो उत्पन्न करते हैं। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धारो। कवि कहते हैं बादलों का आह्वान करते हुए, हे बादलों, घनघोर रूप से आकाश को घेर लो, चारों ओर अंधकार छा जाए, अर्थात तुम ही विध्वंस, क्रांति और विध्वंस का रूप हो, विप्लव का रूप हो। ललित ललित काले घुंघराले की, हे बादल, तुम कभी तो सुंदर लगते हो और कभी काले और घुंघराले लगते हो। बाल कल्पना कैसे पाले, आगे वो ये कहते हैं कि तुम्हारा रूप कभी कभी तो अत्यंत कोमल, सुंदर और कालिमा युक्त होता है, और बालक के मन की कल्पना जो है वो अत्यंत मनमोहक होती है। तो तुम्हारा जो रूप है कभी कभी तो बहुत ही सुंदर होता है। विद्युत छवि उर्मे, और तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि यानी बिजली का जो तेज है वो उमड़ता है। नव जीवन वाले, तुम मनुष्य को नया जीवन देने वाले हो, अर्थात तुम्हारे हृदय में यद्यपि बिजली रहती है, अर्थात तुमसे विनाश की जो शक्ति है तुम में विद्यमान है, किंतु फिर भी तुम मनुष्य को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर बर दो, बादल गरजो। आगे वो ये कहते हैं कि बादल जो है वो अंकुर को प्रस्फुटित करते हैं और वही प्रकृति के विनाश का भी कारण है। तो तुम्हारे भीतर, बादल को कह रहे हैं कवि, तुम्हारे भीतर वज्र जैसी शक्ति छिपी है और तुम मेरी इस नूतन कविता में भर दो। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि बादल के अंतर्गत विनाशक शक्ति भी है, लेकिन फिर भी उसे मनुष्य को नया जीवन देने वाला माना जाता है, क्योंकि बादलों के कारण, वर्षा के कारण ही मनुष्य जो है अपना जीवन यापन करता है। तो कवि कहते हैं कि उस प्रकार की जो शक्ति है, जो नया जीवन है, तुम मेरी कविता में भी भर दो। फिर देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आगे कवि कहते हैं वही है कि बादलों को वर्षा द्वारा पृथ्वी को तृप्त करने के लिए जो आह्वान किया गया है, उसमें कवि कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी पूरी पृथ्वी के जो लोग थे वो गर्मी से इतने व्याकुल थे कि उनका जो मन है वो अनमना हो रहा था, कहीं टिक नहीं पा रहा था। विश्व के निदाघ के सकल जन, और इस संपूर्ण संसार के जो लोग हैं वो गर्मी से युक्त हो रहे थे, यानी गर्मी उन्हें जला रही थी। आए अज्ञात दिशा के अनंत से घन, आगे वो ये कहते हैं कि अनजान और अनंत दिशा से आकाश में छाकर इस गर्मी में व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से तुमने शीतल कर दिया, या अपने जल से शीतल कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अंत में कवि फिर आह्वान करता है बादलों का कि बरसो, ताकि समस्त पृथ्वी के जो लोग हैं, हर मानव जो है वो प्रसन्न चित्त दिखाई दे। तो बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम शीघ्रता से इस पृथ्वी पर बरसो और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर तुम बारिश करो, ताकि जो मनुष्य है वो गर्मी से निजात पाए और उनका जो कष्ट सहन कर रहे हैं गर्मी के कारण वो भी न सहन करना पड़े। अगला है, देखो अगली जो कविता है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता के जो शब्दार्थ है, देखिए, अट मतलब समाना, आभा, चमक, तन, शरीर, नभ, आकाश, उर, हृदय, मंद, धीमी, गंध, सुगंध, पाट पाट, जगह जगह, शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर, पट, समा नहीं रही है।
तो आगे देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यानी इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो फागुन की जो सर्वव्यापक सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी फागुन मास के महीने में चारों ओर मादकता है और प्रकृति को जो है सुंदरता से उसका आकर्षण अलौकिक है। तो उस सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं रहा है, मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर जो है रोमांचित हो रहा है। आगे कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर को भर देती है। पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं और आकाश में पंख फैलाए पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकृति का जब वातावरण अच्छा होगा तो पक्षी पेड़ पौधे सब प्रसन्नचित्त होंगे। आगे देखिए, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसमें देखिए फिर कवि जो है वो फागुन के महीने में सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी जब मैं अपनी आंखें हटाता हूं अर्थात आंखें बंद करने पर भी फागुन मास की जो सुंदरता है मेरी आंखों से दूर नहीं हो रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आगे कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी हुई पेड़ों की सुंदर डालों की हरियाली और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की जो सुंदरता है वो मेरे हृदय में समा गई है, क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई हुई है। कहीं पड़ी है उर्में, यानी मेरे मन के अंतर्गत उसने स्थान कर लिया है और मेरी मन और जो आंखें हैं वहां से हटाए नहीं हट रही है। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे कवि कहते हैं कि धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से पूर्ण कर रही है। चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है। यह फागुन महीने का संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। यानी मैं इतना ज्यादा खुश हूं इसको देखकर कि यदि मैं इसे समाना चाहूं तो समा नहीं पा रहा हूं। मेरा हृदय और आंखें इस सौंदर्यता से हट नहीं रहे हैं। तो इसमें देखिए कवि ने एक तो बादलों का आह्वान किया है उत्साह कविता में, और अट नहीं रही में जो फागुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता है इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की, उसका वर्णन किया है। तो आप सभी इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जैसे मैं रोज बताती हूँ कि इसकी यदि आपको व्याख्या करनी है तो सबसे पहले कोई भी शब्द है, मानो अट है, ठीक है, और मान लो लास्ट में है आता है, तो आप ऐसे इसको लिखोगे यहाँ से और यहाँ से इसको लिखोगे आप ब्लैक पेन से। उसके बाद में सप्रसंग लिखोगे। तो सप्रसंग मैंने आपको बता दिया है कि प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम खंड कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता से लिया गया है। और इस कविता के अंतर्गत कवि ने फागुन मास की जो सुंदरता है उसका अलौकिक वर्णन किया है। तो इस प्रकार किताब का नाम, कवि का नाम, कृति का नाम और उसके भाव, ये चार बातें जो है वो सप्रसंग में आ जाएगी। उसके बाद में है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत जो भी कविता का सरलार्थ है, भावार्थ है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में है विशेष।
विशेष में हमेशा ही सर्वप्रथम लिखेंगे भाव, फिर भाषा, फिर शैली या अलंकार या रस या गुण, जो भी काव्य शास्त्र के अंतर्गत टॉपिक आते हैं तो वो सारे आपके इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता का भाव क्या है, भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा है, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, पहला मान लो आह्वान गीत है, दूसरा प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, प्रसाद गुण युक्त रचना है। इस प्रकार आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कर दोगे। तो आज देखो हमने पाठ 5 पढ़ा है। गद्य के हम सारे पाठ पढ़ चुके हैं और आप सभी इस कोरोना काल के अंतर्गत अपने घर पर पढ़ाई जारी रखो ताकि बाद में जब स्कूलें खुले तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगे उनको समझने में और याद करने में। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।